हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज का इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं 12th क्लास के एक और बेहद टॉपिक, जिसको बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना 90% रहता है ना। तो आइए हम उस टॉपिक को हम बात करें कि आज क्या रहने वाला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परागण क्या होता है ना। परागण के कितने प्रकार होते हैं। हम लोग जानते हैं कि परागण के 2 प्रकार होते हैं, स्व परागण और पर परागण। लेकिन और भी परागण के प्रकार है, उनके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह के नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि परागण होता क्या है ना। तो परागण को समझने के लिए हमें थोड़ा सा डायग्राम को समझना जरूरी है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एक पुष्प बनाते हैं, जैसे बनाते हैं, ये पुष्प का चित्र बनाते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं पुष्प के ऊपरी भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र, और जो निचली भाग होता है उसको बोलते हैं अंडाशय, है ना। और जो पुष्प में जो होता है, इसमें जो है परागकोश पाया जाता है इस प्रकार से। परागकोश इस प्रकार से पाया जाता है ना। इस प्रकार से जो है पाया जाता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि परागकोश के अंदर परागकण पाया जाता है ना। ये परागकोश है, इसके अंदर जो है परागकण पाए जाते हैं, जो कि ये परिपक्व होकर झड़ते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा परागण का मतलब है, जब परागकोश से परागकण झड़ने के बाद यानी पश्चात, परागकोश से परागकण झड़ने के पश्चात ये परागकण जो है वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं, है ना। यानी परागकोश से परागकण झड़ने के पश्चात परागकण जो है वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं, ठीक है। यही हमने लिखा है, परागकण परागकोश से झड़ने के बाद स्त्री केसर का अंग ये है ना, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। सिंपल सा है, ठीक है। यानी परागकोश से परागकण झड़ने के पश्चात वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कि परागण 2 प्रकार के होता है। कितना प्रकार? 2। पहला जो है स्वपरागण, दूसरा पर परागण, ठीक है। स्वपरागण किसको बोलते हैं, ठीक है। तो बात करें कि एक ही पुष्प है, ये तो एक ही पुष्प बनाया है ना। एक ही पुष्प के परागकोश से, है ना, वही पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो इसको बोलते हैं स्वपरागण। स्व मतलब स्वयं का परागण हो रहा है ना, यानी यही पुष्प के परागकण जो है यही पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहा है, तो उसको बोलते हैं स्वपरागण। लेकिन अगर ऐसे भी हो सकता है कि एक और पुष्प होगा, जैसे एक और पुष्प बनाते हैं, है ना। इस प्रकार से एक और पुष्प बना देते हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि इस पुष्प, यहाँ पे लिखते हैं पुष्प नंबर 1, इसको पुष्प नंबर 2 कर देते हैं, ठीक है। यानी अब होगा क्या कि पुष्प 2 से जब परागकोश से झड़ेगा परागकण, है ना, तो इस परागकण जो है पुष्प 1 के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं पर परागण। पर परागण मतलब दूसरा पुष्प से परागकण आ रहा है ना। यानी स्वपरागण क्या था कि यही पुष्प के परागकोश से झड़ के यही पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती थी। लेकिन पर परागण होता क्या है कि दूसरे पुष्प के परागकोश से परागकण झड़ने के पश्चात, है ना, किसी और पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं पर परागण। सिंपल सा है ना। यही चीज़ हमने लिखा है यहाँ पे स्वपरागण में, जब एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण झड़ के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। सिंपल सा है ना। दूसरा है, किसी पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है ना। इसके पुष्प नंबर 2 के परागकोश से परागकण झड़ के पुष्प नंबर 1 पर आती है, यानी किसी दूसरे पर आती है ना, वर्तिकाग्र तक पहुंचती है,
तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पर परागण। क्या बोलते हैं? पर परागण। ठीक है, तो ये था बेसिक कि परागण क्या होता है और परागण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, ये जो है 2 या 1-2 नंबर में अगर पूछेगा तो बस इतना ही सारा लिखना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि संयुग्मन परागण क्या होता है ना, परयुग्मन परागण क्या होता है ना, इसके बारे में हम अब आगे हम डिटेल से बात करते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि परागण के कितने प्रकार होता है ना। तो ऐसा मुख्यतः जो है परागण के 2 प्रकार होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। लेकिन परागण के जो है परागण के स्रोत के माध्यम से अगर हम देखें है ना, तो ये 3 प्रकार का होता है ना। परागण के स्रोत के माध्यम में रखते हुए परागण के 3 प्रकार से बांटा गया है ना। पहला जो है ये स्वयुग्मन, दूसरा जो है सजात पुष्पी परागण और तीसरा जो है परयुग्मन परागण। ठीक है, तो आइए हम तीनों के बारे में विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले जो है स्वयुग्मन को समझे। तो स्वयुग्मन में होता क्या है कि किसी एक पुष्प के पराग कोश से पराग कण झरने के पश्चात उसी पुष्प के वर्तिका तक पहुंचती है, तो इसको बोलते हैं स्वयुग्मन परागण। जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, एक पुष्प बनाते हैं, इसमें जो है पराग कोश बना लेते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि ये पराग कोश से जो है पराग कण झरने के पश्चात उसी एक ही पुष्प है ना, उसी पुष्प के वर्तिका तक पहुंचती है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्वयुग्मन परागण। ठीक है, सेम टू सेम जो है स्वपरागण के जैसा है। ठीक है, दूसरा बात करें हम सजात पुष्प परागण। सजात पुष्प परागण में होता क्या है कि एक ही पादप होगा लेकिन पुष्प अलग अलग होगा, है ना। कुछ पुष्प जो है अलग अलग होगा और किसी दूसरे पुष्प के पराग कोश से पराग कण झरने के पश्चात किसी दूसरे पुष्प के पराग वर्तिका तक पहुंचती है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक पुष्प बनाते हैं। ठीक है, एक पादप है, इसमें एक पुष्प बनाते हैं। इस प्रकार से। ठीक है, एक पुष्प बना लिए, ऐसे। ठीक है, इसमें जो है एक पादप है लेकिन पुष्प जो है 2 है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि किसी दूसरे किसी दूसरे पुष्प के पराग कोश से पराग कण जो है झरने के पश्चात किसी दूसरे पुष्प के वर्तिका तक पहुंचती है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं पर सजात पुष्पी परागण। क्या बोलते हैं? सजात पुष्पी परागण। इसमें पादप एक ही है, बट इसमें होता क्या है कि 2 पुष्प हैं, है ना, 2 से 3 और भी हो सकता है। ठीक है, यानी किसी दूसरे परागकोश से किसी दूसरे पुष्प के परागकोश से पराग कण झरने के पश्चात किसी दूसरे पुष्प के वर्तिका तक पहुंचती है, तो इसको बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। ठीक है, और तीसरा जो हम बात करें तो परयुग्मन परागण। तो इसमें होता क्या है कि इसमें 2 पादप ही होते हैं, इसमें 2 पादप होते हैं, जिसे हम बनाते हैं। कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से इसमें जो है 2 पादप होते हैं। ठीक है, किसी दूसरे पादप के पुष्प से परागकोश जो है परागकोश से पराग कण झरने के पश्चात किसी दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिका तक पहुंचती है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं परयुग्मन परागण। क्या बोलते हैं? परयुग्मन परागण। एकदम सिंपल सा है, समझिए, ध्यान समझिए कि पहला में जो है स्वयुग्मन में होता क्या है कि पादप एक ही है, पुष्प भी एक ही है ना। किसी एक ही पुष्प से परागकोश से पराग कण झरने के पश्चात उसी पुष्प के वर्तिका तक पहुंचती है। लेकिन सजात पुष्प परागण में होता क्या है कि पुष्प पादप एक ही है लेकिन पुष्प अलग अलग हो जाता है। पादप एक है, पुष्प अलग अलग है। ठीक है, और अलग
पुष्प के परागकोश से परागण झड़ने के पश्चात, है ना, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। और तीसरा जो है परयुग्मन में होता क्या है कि पादप अलग अलग होता है, किसी दूसरे पादप के परागकोश से परागकण झड़ने के पश्चात किसी दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है, तो उसको बोलते हैं परयुग्मन परागण। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये जो है कि स्वपरागण है या फिर पर परागण है। ये जो है स्वपरागण है या पर परागण है ना। ये जो है स्वपरागण है या पर परागण है, और ये जो है स्वपरागण है या पर परागण है। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम। ये जो है स्वपरागण की होगा, है ना, कि इसी पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये स्वपरागण हो गया। इसको हम बात करें तो ये भी स्वपरागण होगा, और इसको जो है ये है पर परागण, है ना, किसी दूसरे पादप से आ रहा है। तो ये था आज का टॉपिक, परागण किसे कहते हैं और परागण के प्रकार, है ना। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर हेल्पफुल मिला हो तो लाइक कीजिए, है ना, और दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही टॉपिक्स का वीडियो जो है उन लोग को पास जा सके। धन्यवाद।